हेलो साथियों, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं ऐश्वरी आप सभी मित्रों का स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट एग्ज़ाम्स में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। मित्रों, उसी से संबंधित मैं लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। आज उसी के संदर्भ में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, यह साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, आज हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक पर चर्चा करने चल रहे हैं जहां सीटेट इनसे कभी भी अछूता नहीं रहा, हमेशा यहां से प्रश्न पूछता रहा है। मित्रों, आज की क्लास आपको 1 से 2 नंबर फिक्स कर देगी। यहां से आप देखेंगे कि चाहे ऑफलाइन की बात की जाए चाहे ऑनलाइन की बात की जाए, मित्रों सभी एग्जाम्स में कोहलबर्ग महोदय से प्रश्न बना हुआ है। साथियों, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, हम लोग लगातार इसी प्रकार से मेहनत करते रहे तो आपकी मंजिल, जो आपने टारगेट बना रखा है कि हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, निश्चित रूप से आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। आइए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यह क्लास आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। मित्रों, आइए एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। साथियों, बात करें कोहलबर्ग महोदय की, तो ये जो थे ये जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, यानी ये जर्मनी से और अमेरिका दोनों देशों से बिलोंग करते थे। साथियों, बात करें इनके अध्ययन की, तो हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित है जिसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। ठीक है ना। इनका अध्ययन जो था वो एक यूरोप के ही व्यक्ति से संबंधित था जिसका नाम हिंज था। हिंज पर इन्होंने, क्योंकि इनके सिद्धांत की बात करें तो नैतिक विकास का सिद्धांत, और नैतिक विकास के सिद्धांत में हिंज महोदय को इन्होंने सेंटर में रखा और हिंज महोदय की गतिविधियों को एब्जॉर्ब करके अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्योंकि हिंज जो था वो हमेशा नैतिक दुविधा, जिसे आप मोरल डायलेमा कहते हैं, की स्थिति में पड़ा रहता था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नैतिक दुविधा की स्थिति को ये कुछ विभिन्न एज ग्रुप के बच्चों को सुनाया और वहाँ से इन्होंने रिस्पॉन्स गेन किया। आप देखेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया है, 3 स्तर दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं। मतलब 3 लेवल दिया, यानी किस लेवल में ये बताते हैं कि किस वर्ग के, किस ग्रुप एज के बच्चे इस लेवल में आते हैं, किस ग्रुप एज के बच्चे दूसरे लेवल में आते हैं और किस ग्रुप एज के बच्चे जो हैं वो तीसरे लेवल में आते हैं। और प्रत्येक लेवल में मित्रों इन्होंने 2 स्टेजेज दी, और स्टेजेज में जो है वो स्टेजेज जो है ये डिफाइन करती हैं, ये क्लासीफाई करती हैं कि किस तरीके से नैतिक दुविधा यानी मोरल डायलेमा जो है वो लागू होती है बच्चों पर, या नैतिक दुविधा मोरल डायलेमा जो था वो हिंज को किस तरह से प्रभावित करती थी। अच्छा मित्रों, हम स्टेजेस पे लेवल पर आने से पहले हिंज के बारे में जान लेते हैं कि हिंज की कहानी क्या थी। आइए हम फिगर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से हिंज की पूरी कहानी को देखते हैं। साथियों, बात करें हिंज की, तो मैंने आपको कहा कि हिंज की एक पत्नी क्या थी, बीमार थी। आप देख सकते हैं हिंज की बीमार पत्नी, ठीक है ना। वो किसी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था और इलाज वहाँ का जो डॉक्टर था उसने हिंज से कहा कि ये जिस टाइप से आप कैंसर से पीड़ित हैं, उस टाइप से आप कैंसर की मेडिसिन जो है वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल ये आप देख सकते हैं केमिस्ट,
हाल फिलहाल शहर का एक केमिस्ट है जिसने उस दवा को प्रोड्यूस की है, जिसने उस दवा को बना ली। अब प्रश्न बनता है, स्थिति ये हो जाती है मित्रों कि वो जाता है, कहाँ जाता है? उस केमिस्ट के पास। जब केमिस्ट के पास वो पहुंचता है और केमिस्ट से कहता है कि महोदय हमें इस दवा की आवश्यकता है, आप इस दवा को हमें दे दीजिए। तो होता क्या है वहाँ कि केमिस्ट जो होता है वो उस दवा के उत्पादन मूल्य से, जो उस दवा को बनाने में उसका खर्चा हुआ था, उसका उसने 10 गुना रेट बढ़ा करके लगा दिया। यानी अगर उसे बनाने में 10 रुपया लगा था तो वह हिंज से 100 रुपये मांगने लगा। और हिंज जब वो 100 रुपये मांगने लगा तो हिंज आए और अपने आस पास पड़ोस जितने भी जो भी लोग थे वहाँ से उन्होंने पैसे कलेक्ट किए। कुछ लोगों ने उन्हें पैसा दिया और कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो पैसा कलेक्ट करने के पश्चात हिंज के पास उतने ही पैसे उपलब्ध हो सके जिससे कि जो कीमत थी दवा की, केमिस्ट ने जो इनसे पैसे मांगे थे उसका 50% ही हिंज ने पहले पैसा कलेक्ट कर पाया। अच्छा, पैसा कलेक्ट करने के पास जब वो पुनः केमिस्ट के पास जाते हैं तो केमिस्ट से कहते हैं कि आप अपने मेडिसिन की 50% जो कीमत है, कॉस्ट है, उसे आप ले लीजिए, बाकी 50% जो इसकी कॉस्ट है हम उसे बाद में आपको दे देंगे। लेकिन केमिस्ट जो है वो इस बात को नहीं मानता। मित्रों, जब केमिस्ट इस बात को नहीं मानता तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती है हिंज के सामने एक दुविधा कि वो उस चोरी कर ले या वो अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को मरने दे। दो स्थिति बनती है। अगर वो चोरी करता है तो चोरी करना एक अनैतिक कार्य, ठीक, और अगर वो चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी जो है वो क्या होगी? मर जाएगी। इस दुविधा में वो पड़ता है। ठीक, दो टर्म बनते हैं मित्रों। अभी मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये दोनों टर्म जो हैं ये टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं इससे, कि जब हिंज इस दुविधा में पड़ा कि मैं दवा चोरी करूं या अपनी पत्नी को मरने दूं, क्योंकि दवा को चोरी करना ये क्या है? अनैतिक कार्य है। दवा चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ेगी और दंड देगी। वहीं अगर वो दवा चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी जो है वो मर जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में ये स्थितियां जब पैदा होती हैं कि व्यक्ति अगर कार्य करे कि ना करे, इस दोनों स्थितियों के असमंजस में जब व्यक्ति पड़ जाता है तो यह कहलाता है मित्रों नैतिक दुविधा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डिलेमा। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं कि व्यक्ति जो है, हिंज जो है, वो बाद में निर्णय क्या लेता है कि उसने दवा की चोरी कर ली। ठीक, और जब दवा की चोरी उसने कर लिया तो यह हो जाता है, मतलब असमंजस की स्थिति से पार पा करके किसी एक स्थिति को चुन लेना नैतिक तर्कणा कहलाती है, जिसे हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। फिर इसके बारे में अभी हम और बताते हैं। यहाँ आपको केवल प्रयास किया हमने कि आप चीज़ों को समझ पाएं, क्योंकि अभी वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है? तो होता क्या है, वापस कहानी पर आते हैं कि जब इस स्थिति में केमिस्ट उसे दवा नहीं देता है तो क्या करता है हिंज? दवा को चोरी कर लेता है। ठीक, दवा को जब वो चोरी कर लेता है तो होता क्या है, इसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि ये पहले से जानता था कि अगर ये दवा चोरी करूंगा मैं तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन अगर मैं दवा चोरी नहीं करूंगा तो मेरी बीवी मर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उसने जो डिसीजन लिया वो था दवा की चोरी कर लेना। ठीक है ना? तो ये रही आपकी पूरी हिंज की स्टोरी। और इसी स्टोरी को कोहलबर्ग महोदय ने कुछ क्या तीन लेवल के स्टूडेंट कह लीजिए या चाइल्ड कह लीजिए, जो कि एक डिफरेंट एज ग्रुप के थे, अलग अलग आयु समूह के थे, उनको सुनाई। और सुनाने के बाद उस कहानी से क्या चीज़ें बच्चों को समझ में आई, उसी को इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। मित्रों, जो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया
आइए अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हिंज की कहानी आपने तो सुन ली। अच्छा मित्रों, अगर आपको हिंज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, मित्रों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं कोहलबर्ग महोदय के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 लेवल और साथ ही साथ प्रत्येक लेवल के 2-2 स्टेजेस को, जहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। साथियों आइए हम सबसे पहले देखेंगे स्टेज लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट की बात करें मित्रों तो इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर अथवा पूर्व नैतिक स्तर। लेकिन बात इंग्लिश की करेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इन्हें अगर आप इंग्लिश में याद कर पाएँ तो ज़रूर इसे इंग्लिश में ही याद करिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे इनके नाम बन जाते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अंग्रेजी में बात करें तो प्री कन्वेंशनल लेवल है ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, प्री कन्वेंशनल लेवल की बात करें तो प्री कन्वेंशनल लेवल में इन्होंने क्या किया है, आइए देखते हैं एक एक चीज़ों को। जैसे अगर ये पूछा जाए कि प्री कन्वेंशनल लेवल में किस आयु या एज के बच्चे जो हैं वो आते हैं, तो मित्रों किस आयु ग्रुप के बच्चे जो हैं वो आपके पूर्व परंपरागत लेवल पर आते हैं। तो बात मित्रों आइए कर लेते हैं एक एक चीज़ों को, क्या है कैसे है चीज़ें, अभी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अब देखिए पूर्व परंपरा की बात करें तो पूर्व परंपरागत स्तर में लेवल में बात करें तो मित्रों यहाँ जो समझ या यहाँ जो तर्क आता है बच्चों में, वो प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा स्तर है या ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें नैतिकता जो है वो बाह्य कारकों द्वारा बच्चों में आती है, या जिसमें नैतिकता जो है वो बाह्य कारकों यानी माता पिता या बड़ों से आती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, नैतिकता जहाँ बाह्य कारकों द्वारा बच्चों में लाई जाती है या आती है, वह लेवल जो होता है वह आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है। ठीक है ना। आइए इसके स्टेजेस पर बात करते हैं। पहली स्टेज थी मित्रों दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब मित्रों इसकी बात देखें। अच्छा, दोनों स्टेजेस को हम देख लेते हैं। अच्छा इसको देखेंगे आप तो कुछ खिलौने छोटे बच्चे को दे दो, अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए। आइए दूसरे को भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। दूसरा लेवल है, स्टेज है कि ध्यान दीजिएगा, एक मिनट मित्रों। दूसरे लेवल की बात करें तो दूसरा लेवल है आपका व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिकता, यानी इंडिविजुअलिज्म रिवार्ड या पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये है कि आप इसे अहम केंद्रितता भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अहम केंद्रितता। अब इस लेवल में इन दोनों स्टेजेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप देखेंगे अभी हम आपको चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट बताएंगे कि कैसे इसमें मोरल डायलेमा लागू होता है, कैसे इसमें नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। पहला आप देख दीजिएगा कि एक दूसरे के हित साधने पर आधारित या व्यक्ति केंद्रित या अहम केंद्रितता। ठीक है। अब आइए हम पहले पेज पर चलते हैं, जहां से अब देखिए पहले पेज की बात है कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता है। बच्चा क्या चाहता है कि कुछ जैसे दंड और आज्ञा पालन। अब दंड और आज्ञा पालन एक बच्चे को कौन देगा, उसके माता पिता, उसके बड़े। ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अब यहाँ बच्चा डरता है। एक तरफ क्या है, अहम केंद्रितता है ना, अहम केंद्रितता है। और अहम केंद्रितता जो है मित्रों, यहाँ क्या होता है, यहाँ बच्चा कहता है कि जितने खिलौने हैं या जितनी मिठाइयाँ हैं वो सब कुछ हमें दे दो। ठीक। उसके बाद दूसरी तरफ ये होता है जहाँ दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ स्थिति ये बनती है कि कुछ खिलौने छोटे भाई को दे दो। अब देखिए कैसे यहाँ नैतिक दुविधा बनी। एक बच्चा, ठीक, जिससे
जिसकी चाहत जो है वो ये है कि जितनी मिठाइयाँ आई हैं वो सब कुछ हमें चाहिए। वहीं उसके माता पिता उससे ये कहते हैं कि बेटा कुछ मिठाइयाँ जो हैं वो छोटे भाई को भी दे दे। अब बच्चा जो है वो नैतिक दुविधा में फंस गया कि सारी मिठाइयाँ मैं खा जाऊँ या छोटे भाई को भी दूँ। अब यहाँ काम क्या करता है, यहाँ आप देखते हैं कि अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। अब यही होता है कि बालक में नैतिकता बाह्य कारणों से कैसे आई, क्योंकि वो डरा। क्यों डरा? कि उसे दंड मिल सकता है। अगर वो चीज़ों को, बातों को नहीं माना तो उसे दंडित किया जाएगा। किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा। ठीक है ना। तो अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नैतिक दुविधा की स्थिति पैदा हुई कि नहीं, क्योंकि इनके स्टेजेस जो हैं वो हमेशा नैतिक दुविधा उत्पन्न करेंगे। केवल चीज़ों को ध्यान से सुनिए, अभी देखिए बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई क्योंकि एक तरफ बच्चे ने कहा सारी मिठाइयाँ खाएंगे, दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ बच्चे छोटे भाई को भी दे दे। अच्छा, छोटे भाई को नहीं देगा तो क्या एक्टिव हो जाता है? दंड एवं आज्ञा पालन। यानी अगर तुम नहीं दोगे तो तुम दंडित किए जाओगे, साथ ही साथ तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा भी माननी पड़ेगी। ये हो गया मित्रों पहली स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें नैतिकता बच्चों में जो होती है वो बाह्य कारकों द्वारा आती है। ठीक है ना। आ जाइए अब हम नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने कर रखा है कि खिलौने मुझे दे दो, सारे खिलौने उसे चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ देखिए क्या है, और भी एग्जाम्पल्स हैं कि यदि तुम मेरे खिलौने तोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारा खिलौना तोड़ दूंगा। मतलब ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट, जैसा तुम करोगे वैसा हम भी करेंगे। समझ रहे हैं ना। फिर है तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। बहुत ही फेमस कोटेशन है मित्रों स्टेज 2 के लिए। यहाँ सीधा सा मतलब है कि अगर तुम मेरे साथ जैसा करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा लौटा दूंगा, तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लेवल है मित्रों परंपरागत रूढ़िवादी स्तर, जिसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल। आइए कन्वेंशनल की स्थिति देख लेते हैं। कन्वेंशनल की स्थिति देखेंगे आप तो यहाँ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक, फिर क्या है? चौथे स्टेज की बात करें तो कानून एवं व्यवस्था। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अच्छा लड़की अच्छे लड़के में इसमें अनुकरण किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो सेल्फ इंडिपेंडेंस होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए कैसे इन दोनों स्टेज, तीसरे और चौथे स्टेज में जो कि दूसरे लेवल की हैं, कैसे नैतिक दुविधा उत्पन्न होती। देखिए एक तरफ अच्छा लड़का गुड बॉय हो गया, ठीक, और दूसरी तरफ क्या है? लॉ एंड ऑर्डर हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की है। पिताजी ने कहा, एक मोहल्ले में परिवार रहता है, पिताजी ने कहा कि बगल के जो मिश्रा जी हैं के लड़के की तरह बनो। अब सोचिए, मतलब जो मिश्रा जी का लड़का है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसे हर जगह से वाहवाही मिलती है, और ये बच्चा जो है उसके माता पिता उससे कह रहे हैं कि बेटा तुम उस लड़के की तरह से बनो, यानी अनुकरण करने को कह रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे इधर जो बच्चा है सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है। कानून एवं व्यवस्था पर ध्यान दीजिए कि मैं अपना निर्णय स्वयं लूँगा। एक तरफ है माता पिता कह रहे हैं कि वो बच्चा सर मिश्रा जी का जो है वो पढ़ने लिखने में बाकी स्थितियों में जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए तुम उसका अनुसरण करो। दूसरी तरफ जिस बच्चे से माता पिता कह रहे हैं कि बेटा ऐसा करो, वह कहता है नहीं, कानून और नियम मेरे खुद के होंगे, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं अपने निर्णय स्वयं का लूँगा। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, अगर कोई निर्णय, मान लीजिए उसी दौरान मिश्रा जी का बच्चा जो है वो 10वीं की बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और वो फेल हो गया, फिर देखो बच्चे की कहानी। बच्चा जो है वो तो काफ़ी खुश हो गया और अपने ही माता पिता से कहा कि देखिए जिसका आप अनुकरण करने को कह रहे थे वो हाई स्कूल में फेल हो गया।
और अगर ये पास हो गए महोदय तो फिर बल्ले ही बल्ले, इनका लॉ और ऑर्डर जो है वो चरम पूरी सीमा में आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि इन्होंने तो अच्छा काम किया, है ना। तो यहाँ जो होती है आप देखते हैं कि माता पिता कहते हैं बेटा ये करो, बेटा कहता नहीं ये नहीं मैं ये करूँगा, मतलब क्या हुआ, नैतिक दुविधा उत्पन्न हो गई। तो इनके हर स्टेजेज में आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि नैतिक दुविधा आपको मिलेगी ही मिलेगी। आइए आगे चलते हैं, लेवल थर्ड पर आ जाते हैं। लेवल थर्ड की बात करें मित्रों तो इसे कहते हैं उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, ठीक है ना, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या किसी भी लेवल की बात करें तो प्रत्येक लेवल में दो दो स्टेजेज होती हैं। उसी तरीके से तीसरे लेवल में भी दो स्टेज हैं मित्रों। पहले की बात करें सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक। दूसरे की बात करें सार्वभौमिक नैतिकता यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। मित्रों जैसे अब तक आपने नैतिक दुविधा को देखा, दो स्टेजेस के बीच व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई। पहले में आपने देखा खिलौने दूं कि ना दूं, या फिर बना कि जब तुम मेरे लिए करोगे तभी मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊँगा। या फिर बच्चा कहता है कि तुमने अगर आंसू से मेरे किताबों को भिगो दिया तो मैं भी आंसू से तुम्हारे किताबों को भिगोऊंगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल अपोजिट चलती हैं, और बच्चा जो है वो निर्णय लेने में बिल्कुल क्या हो जाता है, संघर्ष करता है कि कैसे निर्णय लूँ, और संघर्ष करने की स्थिति मोरल डायलेमा कहलाएगी। और जब निर्णय ले लेगा तो वह क्या कहलाएगा, मोरल रीजनिंग कहलाएगी। अभी इस शब्द को, इस मतलब को इसलिए बार बार बता रहा हूँ मित्रों कि चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाएँ, क्योंकि यही बात करें मोरल डायलेमा यानी नैतिक दुविधा की या नैतिक तर्कणा की, इसी पर ही ये सिद्धांत ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए सामाजिक अनुबंध, एक तरफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ अपना अपना साथ चाहिए, ठीक, और दूसरी तरफ सार्वभौमिक नैतिकता है जहाँ परोपकार दूसरों का भला है, ठीक। अब क्या है मित्रों, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि केवल और केवल अपने आप से मतलब रखता है, अपना अपना भला होना चाहिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आप देखते हैं महान व्यक्तित्व हैं, साइंटिस्ट पैदा हुए, जैसे आप देखेंगे APJ अब्दुल कलाम साहब, इन्होंने अपना पूरा जीवन ही परोपकार के लिए त्याग दिया। महान व्यक्तित्व रहे महात्मा गांधी जी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को आज़ादी के स्वरूप में एक बहुत बड़ा ही उपहार दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देखते हैं, यही देखिए आप यहाँ पर कैसे नैतिकता हो रही। एक व्यक्ति है कि उसे केवल और केवल अपने आप से मतलब, दूसरा जो है वो क्या है, परोपकारी करना चाहता है। अब इसी पर ले आकर के एक चाइल्ड को बैठा दीजिए, ठीक, और अब देखिए कैसे चीज़ें बदलती हैं। यहाँ बदलने की स्थिति ये है मित्रों कि अभी आप देख पाएंगे यहाँ क्या है कि अब नैतिक दुविधा कैसे पैदा हुई। आपने उस बच्चे को सुनाया कि बेटा केवल अपना परिवार, अपना बाल बच्चा देखो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद वहीं आपने उसे कहानी सुना दी कि गांधी जी ने ये किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये किया। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि मैं केवल अपना देखूं या सबका देखूं, और बीच में लटक गया। बीच में लटक जाना ही क्या है, नैतिक दुविधा है कि मैं ये रास्ता पकड़ूं कि ये रास्ता पकड़ूं, ये वो नहीं समझ पा रहा है। आप अगर स्टेजेस में तुलना करेंगे तो आप देखेंगे 100% आपको वहाँ नैतिक दुविधा नज़र आएगी, और नैतिक दुविधा ही इस सिद्धांत की क्या है, नींव है, जड़ है, जान है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका मित्रों, इनके चरण की बात करूं, लेवल की बात करूं तो ये 3 लेवल, और अवस्थाओं की बात करूं तो 6 अवस्थाएं हैं। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता रहा है मित्रों कि पहले तो मैंने आपको बताया कि बाह्य नैतिक कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ बाह्य नैतिकता जो है वो बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तो आपने देख लिया, जिसे आप पूर्व नैतिक अवस्था या प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। उसमें जो है, जो
नैतिकता आती है वो बाह्यकारकों द्वारा बालकों में आती है। अच्छा, ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ नैतिकता जो है वो बच्चा स्वयं उत्पन्न करता है, स्वयं से ही समझ पाता है, तो वह नैतिकता जो होती है वो लेवल जो है मित्रों वह लेवल 3 है। क्योंकि यहाँ बच्चा जो है वो ये समझ पाता है स्थिति देखने के बाद सारी चीज़ें कि उसे केवल अपना साथ लेना है या परोपकार और दूसरे की दुनिया में भी, दूसरे के बारे में भी हमें सोचना है। मित्रों, एक प्रश्न हमेशा बनता रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात करें, नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें, तो मित्रों इन्होंने एक बहुत बड़े पहलू को अपने सिद्धांत में जगह नहीं दी और उसी चीज़ को एक मनोवैज्ञानिक रहे कैरल गिलिगन इन्होंने उसे कोट कर लिया, पकड़ लिया और क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि कोहलबर्ग महोदय ने अपनी नैतिकता के सिद्धांत में महिला नैतिकता को इन्होंने स्थान नहीं दिया और यही रही इनके सिद्धांत की आलोचना। ठीक है ना मित्रों, आइए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की बात यह है मित्रों कि अब आपको देखना है थोड़ा सा नैतिक तर्कणा और मोरल, जिसे हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। बात मित्रों मोरल रीजनिंग की करें तो अभी मैंने आपको बताया कि फिगर के माध्यम से भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि मोरल रीजनिंग की बात करें मित्रों, तो मोरल रीजनिंग में आपने देखा कि मोरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कणा, जब हिंज इस दुविधा में फंसा कि मैं दवा की चोरी कर लूं या अपनी पत्नी को मरने दूं, तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति एक निर्णय लेने के संघर्ष में फंस जाए, पहले हम नैतिक दुविधा को देखते हैं, फिर नैतिक तर्कणा को देखते हैं, क्योंकि नैतिक दुविधा जो है इसी को एक स्थान मतलब एक लेवल पर पहुंचा देने के बाद नैतिक तर्कणा हो जाती है, मतलब निर्णय ले लेने के बाद नैतिक तर्कणा आ जाती है। तो आइए पहले हम नैतिक दुविधा को देखते हैं। मित्रों नैतिक दुविधा की बात करें तो जब व्यक्ति सही और गलत को चुनने में संघर्ष कर रहे होते हैं, असमंजस की स्थिति बनी होती है, यह स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हिंज यह नहीं सोच पा रहा था कि मैं चोरी कर लूं कि अपनी पत्नी को मरने दूं, उसकी पत्नी जो है वो उस दवा के पा जाने से जीवित हो उठती, ऐसी स्थिति में वो उस दवा की चोरी कर ले या वहाँ पत्नी की जान चले जाने दे, तो इस स्थिति में मतलब एक ऐसे संघर्ष के बीच में खड़ा हो गया जहाँ यह निर्णय ले पाना मुश्किल हो रहा था कि मैं चोरी करूं या अपनी पत्नी को मरने दूं। तो इस स्थिति में जहां वो निर्णय ले पाए, यही स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। मित्रों आप देख सकते हैं कि हिंज दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाया, तो वह नैतिक मूल्यों के असमंजस में था, क्योंकि अगर वह चोरी करता तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और अगर वह चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाएगी, क्योंकि चोरी करना जो है वह एक अनैतिक कार्य है। लेकिन अगर वह यह अनैतिक कार्य नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती। अब बात बीच में फंस गई, अब वो करे तो क्या करे, है ना। तो इसलिए आप देखते हैं, अच्छा अब यही स्थिति जो है ये नैतिक दुविधा कहलाई। अच्छा, जब उसने यह निर्णय ले लिया कि हमको क्या करना है, चोरी ही करना है, और दवा उसने चुरा लिया। अब जब दवा चुरा ली यानी दवा को चुरा लेना, यानी कि दवा चुराऊं या अपनी पत्नी को मर जाने दूं की स्थिति में उसने जो निर्णय लिया कि हमें दवा चुरानी है, और जब उसने ये निर्णय ले लिया कि हमको दवा चुरानी है, तो यह स्थिति जो है वो नैतिक तर्कणा कहलाई। मित्र सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना नैतिक तर्कणा कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अंत में हिंज ने चोरी का निर्णय किया। ठीक है ना। ये रहा मित्रों नैतिक विकास सिद्धांत का, जिसको कोहलबर्ग महोदय ने प्रतिपादित किया था,
पूरा कंप्लीट लेक्चर। मित्रों, यहाँ से जो भी आपकी क्लास में आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर बनते हैं वो आपको मित्रों इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी। अच्छा देखिए, थोड़ा सा आपको इमेज के माध्यम से यहाँ बता देते हैं कि कैसे व्हाट शुड हिंज डू। व्हाट शुड हिंज डू, हिंज को क्या करना चाहिए, हिंज को क्या करना चाहिए। एक तरफ क्या है, बिस्तर पर पड़ी हुई वाइफ है और दूसरी तरफ उनको लेने आए हैं कौन, यमराज महोदय। अब वो यमराज महोदय से अपनी बीवी को तभी बचा सकता है, अपनी वाइफ को तभी बचा सकता है जब वह दवा प्राप्त कर लेगा, और वह दवा तभी उसे प्राप्त होगी जब वह चोरी कर लेगा। चोरी करेगा तो उसे दंड मिलेगा। इस नैतिक दुविधा, इस असमंजस की स्थिति को ही नैतिक दुविधा कहते हैं मित्र, है ना। ये रहा आपका मित्रों एक कंप्लीट लेक्चर जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो और भी मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट किए हैं और हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नया लेकर के जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। साथियों, धन्यवाद।